जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम चल रहा है एसएसजी का। अब आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसका डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका हम डिस्कस करने वाले। भारतीय इतिहास का है। ठीक है, भारतीय इतिहास से अब क्वेश्चन ये है क्या क्या आया था, और ऑल एग्ज़ाम के लिए ये है वीडियो। ठीक है, अब ये बता रहे हैं हम आप लोग को कि ये कॉपी पर आप लोग इसको लिख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, किस शासकों ने सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे। हाँ जी साथियों, कुषाण शासकों ने किए थे। किसने किए थे, कुषाण शासकों ने किए थे। भारत में प्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कनिष्क थे। कौन थे, कनिष्क। जी साथियों, कनिष्क थे। ठीक है, शुद्ध सोने जारी करने वाले भारत में कनिष्क थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक कॉपी पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एक कॉपी पर आप लोग एक लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। अब ऑल एग्जाम में मिलते हैं, एसएसजीडी में मिल जाएगा, आरपीएफ कांस्टेबल में मिल सकता है, कोई सा भी एग्जाम में मिल सकता है देखने को। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। हाँ जी साथियों, इल्तुतमिश ने बनाया था। किसने बनाया था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को इसकी राजधानी, इसकी दिल्ली की जो राजधानी बनाए थे, सल्तनत की राजधानी जो बनाए हैं दिल्ली में, इनकी पहले राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी, लाहौर। लाहौर थी, इनकी राजधानी लाहौर थी। तब इल्तुतमिश जब आए थे, जब इल्तुतमिश आए थे तो 1211 ईस्वी में, ये आप लोग डेट याद कर लीजिएगा, और 1211 ईस्वी में लाहौर से दिल्ली, दिल्ली 1211 ईस्वी में लाहौर से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरित कर दिए थे। किसने किए थे, इल्तुतमिश ने किए थे। ठीक है, पूछ देगा एग्जाम में, ऐसे पूछता है एग्जाम में कि इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली की राजधानी जो किए थे, कितने सन में किए थे, कितने साल में, मतलब कितने सन में किए थे, 1211 ईस्वी में किए थे। याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक कॉपी पर आप लोग लिख लीजिए जिससे आप लोग याद कर सकें, महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। आगे देखिए क्या प्रश्न पूछा गया, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व डुप्ले ने किया था। वेलेजली की सहायक का सिंध स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था। हैदराबाद है कि कर्नाटक है कि ग्वालियर है कि पंजाब है। भारत में सहायक सिंध का प्रयोग वेलेजली से पूर्व डुप्ले ने किया था। किसने किया था, डुप्ले ने किया था। अब वेलेजली की सहायक सिंध स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। जी साथियों, हैदराबाद। प्रथम राज्य कौन सा था, हैदराबाद था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की डंडी यात्रा निम्न में किसका उदाहरण है। बहिष्कार आंदोलन से है कि सभ्य अज्ञा आंदोलन से है कि असहयोग आंदोलन से है कि सीधी कार्रवाई से है। गांधी जी की डंडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। जी साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था 12 मार्च। याद कर लीजिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12 मार्च 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू हुआ था। ठीक है, यह आंदोलन किससे शुरू किया गया था, यह आंदोलन यह ब्रिटिश शासकों के खिलाफ, ब्रिटिश शासकों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया था।
यह आंदोलन जो था ब्रिटिश शासकों के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? ब्रिटिश शासकों के खिलाफ हुआ था। ठीक है जी साथियों, ठीक है, आप लोग एक कॉपी पर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सभी अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी में सभी अवज्ञा आंदोलन का शुरू हुआ था। 1930 ईस्वी में हमेशा एग्जाम में पूछता है कि सभी अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन में आएगा 1930, तो 1930 मैजेट्रिक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1930 ईस्वी में हुआ था सभी अवज्ञा आंदोलन। आगे क्या क्वेश्चन है? वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? वर्ष 1916 में, देखो 1916 ईस्वी में जो था कांग्रेस का भी हुआ था और मुस्लिम लीग का भी हुआ था, दोनों का 1916 में ही अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आप लोग का लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ये अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था ये आप लोग का होता लखनऊ में हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 1916 में पूछ देता है कि 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का किस वर्ष में हुआ था? तो आप लोग बताइएगा। 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में सॉरी 1919 लिख दिए, सॉरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कुछ डिस्कस किया जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन आया था इसमें से, ठीक है, इसका डिस्कस किया जाए। राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय, देखो 6 क्वेश्चन है। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑल एग्जाम में आता है, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे, एसएससी, जीडी, कोई भी पेपर हो एग्जाम में तो ही हमेशा कहीं तो मिल ही जाएगा। भारतीय, ये पेपर में आया है तभी तो हम बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, पेपर में आ भी सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, याद कर लीजिए। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? जी साथियों, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक जो क्यों कहा जाता है? ठीक है, भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। ठीक है, दादा भाई नौराजो नौ नौरोजी, ठीक है, सॉरी दादा भाई नौरोजी, इनका क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को इनको क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को इनको क्या कहा जाता है? इनको भारत का वयोवृद्ध वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किनको कहा जाता है? दादा भाई नौराजो को कहा जाता है। नौरोजी को कहा जाता है, सॉरी, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध वयोवृद्ध पुरुष किसको किन्हों कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ आप लोग को याद हो सके, क्योंकि पेपर में आ सकता भी है। ठीक है, वर्ष 1930 ईस्वी डैश की गिरफ्तारी के कारण पेशवावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। वर्ष 1930 ईस्वी में डैश की गिरफ्तारी के कारण पेशवावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। अब्दुल गफ्फार खान के, अब्दुल कलाम आजाद के, जाकिर हुसैन के, मुजफ्फर अहमद। जी साथियों, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान। वर्ष आगे देखिए, वर्ष 1906 ईस्वी में सोग्राम संगमा का विद्रोह का कारण था। किस विद्रोह का कारण था? 1906 ईस्वी में जो सोग्राम संग्राम है, सोग्राम नहीं है, संग्राम होगा,
सौग्राम नहीं होगा, संग्राम होगा, ठीक है, संग्राम होगा, सौग्राम नहीं होगा। संगमा का विद्रोह का कारण था, किसके कारण था? हाँ जी साथियों, बी को ऑप्शन होगा। असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। ठीक है, आगे देखिए। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? जी साथियों, 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1920 ईस्वी में तो आप लोग जानते ही है। 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? बताइए, कमेंट में बताइए, 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? उन्नीस सौ बीस ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था। और 1930 ईस्वी में डिस्कस किए थे, पीछे रिवेर में डिस्कस किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने डैश के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किया था। कहाँ किए थे? मतलब ये सत्याग्रह का आंदोलन कहाँ किए थे? जी साथियों, गुजरात में। कहाँ किए थे? गुजरात में। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गया आप लोग का, इतिहास का भी हो गया आप लोग का, एक आंदोलन से भी हो गया आप लोग का, भूगोल आ गया आप लोग का, कुछ भूगोल से भी क्वेश्चन आए थे, इसका भी डिस्कस कर लिया जाए। भूगोल के बारे में डिस्कस कर लिया जाए कुछ। हमारे सौर मंडल की आकाश गंगा जिसे मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला मिल्क वे भी कहते हैं, इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है कि सर्पिला आकार होता है कि वर्गाकार होता है कि अनियमित आकार होता है? जी साथियों, सर्पिला आकार का होता है। कौन सा आकार का होता है? सर्पिला आकार का होता है। ठीक है, आगे देखिए जाए, आगे क्या प्रश्न पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ब्राजील धारा, दो दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये सही है। ठीक है, कनारी धारा उत्तरी प्रशांत, ये गलत है क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कनारी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर से नहीं है। कनारी धारा, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, कनारी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर से नहीं है। कनारी धारा जो है आप लोग का उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के ठंडी जल धारा से है। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से है। ठीक है, कनारी धारा जो उत्तरी प्रशांत महासागर से नहीं है, ये गलत होगा, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से है। ठीक है, ये सब सही है। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। अगोलहा जो हिंद महासागर से है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के सीमा से साझा नहीं है? बांग्लादेश के सीमा से जो साझा नहीं है कौन है? मतलब कौन सी वो है राज्य बांग्लादेश के सीमा से साझा नहीं है? मेघालय कि मणिपुर की त्रिपुरा की असम? मेघालय तो बांग्लादेश से सीमा से साझा करती ही है, त्रिपुरा भी करती है, असम भी करती है, मणिपुर नहीं करती है, ये गलत है, मणिपुर नहीं करती है। ये
मेघालय भी करता है, त्रिपुरा भी करता है, असम भी करता है, पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से सीमा को साझा करता है, लेकिन मणिपुर नहीं करता है। मणिपुर जो अपना सीमा जो साझा करती है मणिपुर, ये नागालैंड करती है। नागालैंड, नागालैंड, असम, मणिपुर जो सीमा अपना साझा करती है असम, नागालैंड, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम हो गया, फिर म्यांमार हो गया। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, असम और म्यांमार को ये सीमा साझा करती है मणिपुर। बांग्लादेश जो अपना सीमा साझा नहीं करती, मणिपुर से नहीं करती है। मेघालय से, त्रिपुरा से, असम से, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश अपना सीमा साझा करती है। ठीक है, आगे प्रश्न देखा। हाँ, एक और बताइए कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? राजधानी, राज राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइए आप लोग। हिमालय, ये हिमालय होगा। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का है, कि ब्लैक पर्वत का है, कि वलित पर्वत का है, कि ज्वालामुखी पर्वत का है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला जो वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? यह 90 पूर्वी देशांतर है, कि यह 180 देशांतर है, कि यह 0 अंश के देशांतर है, कि इनमें से कोई नहीं? जी साथियों, यह एक 110 180 के देशांतर है। उत्तर, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण रेखा, उत्तर और दक्षिण रेखा को अनुसरण करती है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण रेखा के अनुसरण करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि का रेखा जो 180 देशांतर है, उत्तर और दक्षिण रेखा का अनुसरण करती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या प्रश्न पूछा गया था? अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था का कुछ डिस्कस किया गया था। कुछ को अर्थव्यवस्था से भी आता है, भूगोल से भी आता है, इतिहास से भी आता है, कुछ आंदोलन से भी आ जाते हैं। इसका डिस्कस कर दिया है आप लोग का। ठीक है, आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल एग्जाम के लिए भी है, कोई भी एग्जाम में आपको मिल सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, वैसे वैसे जीपीडी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? घटता है कि घटता है, फिर बढ़ता है कि बढ़ता है या स्थिर रहता है? स्थिर अर्थव्यवस्था का विकास जैसे वैसे जीपीडी में तृतीय क्षेत्र का अंश जो होता है क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए क्या प्रश्न पूछा है। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत, कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत डैश होती है? से आधी होती है, के बराबर होती है, से दोगुनी होती है, कि से कम होती है? जी साथियों, के बराबर होती है। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति जो बाजार कीमत जो होती है, के बराबर होती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ क्वेश्चन इसे पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है अशिक्षा को, बेरोजगारी को, कि जनसंख्या वृद्धि दर को, आय की विषमता को? निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? जी साथियों, आय की विषमता को, विषमता को। ठीक है, आय की विषमता को, विषमता को। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या पूछा गया है? 19 प्रश्न। यदि डैश फार्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस बिंदु पर औसत संप्राप्ति शून्य होता है। यदि डैश फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस बिंदु पर औसत
प्राप्ति शून्य होती है। प्राप्ति शून्य होती है पूर्व प्रतिस्पर्धा एकाधिकार की अल्पाधिकार के एकाधिकार प्रतिस्पर्धा क्या होती है जी साथियों? पूर्व प्रतिस्पर्धा। ठीक है जी साथियों, पूर्व प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, आगे देखिए 20वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 20वां क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है। परिवर्तित आगत तथा निर्गत से संबंधित ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए तो कुल उत्पाद की औसत उत्पाद की समान मात्रा के दीर्घकाल। जी साथियों, कुल उत्पाद। अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, इतने क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। ठीक है, ये पिछले प्रीवियस क्वेश्चन उठाए थे हम, पिछले साल का है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसका है। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या डिस्कस किया गया। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में कुछ है। संविधान से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछ जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रारूप के अध्यक्ष थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। भाई कब लागू हुआ था, संविधान के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन क्या पूछा गया। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्न शब्दों का सही क्रम है। समाजवादी की प्रजातांत्रिक सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इसका सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है इसका सही क्रम है आप लोग का सार्वभौमिक पहला। ठीक है, सार्वभौमिक हो जाएगा, फिर समाजवादी हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्रजातांत्रिक। ऑप्शन 3, 1, 4, 2 ये ऑप्शन में कहा दिया गया है? पहला। ठीक है, पहला सही हो जाएगा जी साथियों। 3142 पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या पूछा गया। आगे प्रश्न क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए की, जापान। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से संविधान से ली गई है? जी साथियों, ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है। किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, जापान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है। आगे देखिए आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 23 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों की हनन का मामला, जैसे हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? मतलब किस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार कहा गया है कि हनन का मामला जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? वैसे सर्वोच्च न्यायालय में उठाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के? 28 अनुच्छेद के अनुच्छेद 29 के तहत, के अनुच्छेद 31 के तहत, के अनुच्छेद 32 के तहत। जी साथियों, अनुच्छेद 32 के तहत संविधान के अनुसार कहा गया है हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान देखो आगे क्या है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है? देखो भारतीय संविधान में हुआ ही नहीं है, कहीं नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। ठीक है, लेकिन संविधान जो है, संविधान अनुच्छेद 1 में कहा गया, अनुच्छेद 1 के तहत के अनुसार कहा गया है कि भारत के राज्यों का संघ है। भारत का क्या कहा गया है? संविधान 1 के तहत के अनुसार कहा गया था भारत के राज्यों, मतलब राज्यों का संघ होगा। ठीक है, संघ होगा, तहत 1 के अनुसार कहा गया है। ठीक है, राज्यों का संघ होगा, तहत 1 अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 1 से कहा गया है राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये संघीय शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है संविधान में। ठीक है, संविधान शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न क्या पूछा गया, आगे देखिए।
कुछ विज्ञान से भी, कुछ साइंस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसका भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। फिर 24 क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के संविधान में संघीय शब्द, ये तो हो गया है आप लोग का, ठीक है। 25 भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, मतलब भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, 1958 ईस्वी में किया गया था, 1956 ईस्वी में किया गया था, 1950 ईस्वी में किया गया था, 1948 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था जी साथी, 1956 ईस्वी में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग एक कॉपी पर लिख याद कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी पर लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिए, अच्छा लगी वीडियो तो। आगे देखिए डिस्कस किया जाए विज्ञान के बारे में, विज्ञान के डिस्कस किया जाए, कुछ कुछ साइंस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कि रासायनिक परिवर्तन की जंग लगना कि यह सद या लेपन। लेपन, वह परिवर्तन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उससे देखो नया पदार्थ नहीं बनता है तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन जो कि है पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, जैसे बर्फ का पिघलना, जो पानी उसको वाष्प में बदलना, यह भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जो कि लकड़ी का जलाना, यह एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलाना रासायनिक परिवर्तन है। दही से, अरे दूध से दही बनना ये एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है ना तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें कोई पदार्थ नहीं बनता है उसमें क्या भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। याद कर लीजिए। देखो 27 क्वेश्चन क्या पूछा, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त होता है, कैसा रक्त प्राप्त होता है, शुद्ध रक्त प्राप्त होता है, अशुद्ध रक्त प्राप्त होता है कि मिश्रित होता है, इनमें से कोई नहीं। मानव हृदय का दाहिना भाग से अशुद्ध रक्त प्राप्त होता है जी साथियों, अशुद्ध रक्त प्राप्त होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लाए थे हम, जिनमें आप लोग का इतिहास भी था, संविधान के बारे में था, अर्थव्यवस्था के बारे में था और साइंस के बारे में भी था, आप लोग का डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब देखिए 28 क्या पर, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है जी साथियों, पास्कल का सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल का सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। न्यूटन का सिद्धांत ये मान लो, ये तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का भी ये दिए थे न्यूटन का सिद्धांत जो है, ये गति का नियम भी है इसमें, ठीक है। आर्किमिडीज जो है उत्प्लावन है, ठीक है। 29 क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होता है, मतलब कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होता है जी साथियों, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होता है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो अधिक मात्रा में मौजूद होता है, ठीक है साथियों। पेन इस प्रश्न क्या पूछा गया, पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है, खमीर से कि प्रोटोजोआ से कि शैवाल से कि कवक से। पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है, पेनिसिलिन निम्न में से कवक से प्राप्त होता है जी साथियों, किससे प्राप्त होता है, कवक से। किससे प्राप्त होता है, कवक से। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, आप लोग कमेंट बताइए, आप लोग कमेंट में बांग्लादेश की राजधानी बता दीजिए और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था इसको बता दीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।